हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद मौर्य और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गोविंद कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरा इसके पहले का वीडियो देख लेंगे। और सेकंड टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसिंग के बारे में कि कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कैसे करता है। तो कंप्यूटर के जब प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं तो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में हम तीन मेन पार्ट को देखेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या कहलाता है? इनपुट। दूसरा पार्ट इसका कहलाता है प्रोसेसिंग। तीसरा पार्ट कहलाता है इसका आउटपुट। मतलब कंप्यूटर में कोई डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो कहलाता है इनपुट। मतलब कंप्यूटर में जो दिया गया प्रोसेस के लिए वो कहलाएगा इनपुट। और जिस डिवाइस के हेल्प से दिया जाएगा उस डिवाइस को कहा जाएगा इनपुट डिवाइस। मतलब कि कंप्यूटर में अगर हम नंबर टाइप कर रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं या जो भी कंप्यूटर में हम कमांड दे रहे हैं वो सभी क्या है? इनपुट है। तो जिस डिवाइस की सहायता से दिया जाएगा उसको हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे कि अगर माउस है वो कंट्रोलिंग का सिग्नल देता है, कंट्रोल सिग्नल देता है तो उसको भी हम इनपुट कहेंगे। कीबोर्ड है उसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट या नंबर टाइप कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें हम कुछ कॉपी कट डिलीट शॉर्टकट वगैरह जो होता है ना, तो क्या है? कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट है। स्कैनर क्या है? वो हमारा इमेज जो हमारा हार्ड है उसको क्या करता है? सॉफ्ट में बदल देता है, वो स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है, तो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। मतलब कि कंप्यूटर में जो डेटा दिया गया प्रोसेसिंग के लिए वो कहलाएगा इनपुट। और जिस डिवाइस की सहायता से दिया जाएगा उसको हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है। जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। और इनसे जो कमांड, इंस्ट्रक्शन या डेटा दिए जाएंगे वो कहलाएंगे इनपुट। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या होता है? तो और देखिए, जब भी हम कोई इनपुट देंगे तो उस पर क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट निकलेगा जिसे हम कहेंगे आउटपुट। तो इसको ऐसे समझिए ना। अब यहाँ पे क्या है? प्रोसेसिंग को हम क्या कह सकते हैं? प्रोसेसिंग को हम तीन मेन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सिंपली क्या है, जैसे इसका एक पार्ट हम कह देंगे कंपेरिजन। ये एक पार्ट क्या कहलाएगा? कंपेरिजन कहलाएगा। दूसरा पार्ट इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा इसका कैलकुलेशन। ठीक है। और थर्ड पार्ट जो हम कहेंगे वो इसका डिसीजन। तो कंप्यूटर तीन पार्ट में कैसे वर्क किया? पहले ये क्या करता है? ये ह्यूमन माइंड के जैसा ही काम करता है। जैसे कि हम कोई भी डेटा अगर हमको भी प्रोसेस करना है तो हम भी पहले क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद उस पर डिसीजन लेंगे। चलिए इसको हम लोग एक प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको कोई डेटा दिया, जैसे कि मैं बोला आपसे कि आप 4 + 4 करिए, तो फट से आप इसका आंसर बता देंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही 4 + 4 करने के लिए मैं कहा हूँ तो आपने कहा, इसको कंपेयर किया अपने माइंड में कि 4 क्या होता है, तो आपको पढ़ाया गया है, बताया गया कि 4 की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद आपने देखा है कि ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, ये भी आपको पता है कि प्लस ऑपरेटर क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो आपने फट से क्या किया? 4 + 4 8 कर दिया। अच्छा, यहीं पे मैं अगर ये कहूँ आपसे कि 4 एक्सपोनेंट 4 कितना होगा, 4 एक्सपोनेंट 4 कितना होगा, तो जो लोग एक्सपोनेंट वर्ड सुने हैं उनके दिमाग में पूछाएगा। और जो लोग सिंबल जानते हैं वो इससे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका सिंबल नहीं देखे हैं, इस सिंबल को नहीं जानते हैं, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इसको अपने माइंड में कंपेयर किया, अच्छा हाँ 4 की वैल्यू तो पता है, इसको तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जैसे आपने इस सिंबल को देखा, ये वाला सिंबल, आप क्या ना, आपको याद नहीं है कि ये सिंबल कैसा है, आपको सुने नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये इसका पावर ऑपरेटर कहलाता है। पावर ऑपरेटर का मतलब कि अगर ये लिखा है 4 एक्सपोनेंट 4, इसका मतलब है 4 to the power 4। अब यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तुरंत कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो 256 होगा। तो समझ में आया कि क्या हुआ है? पहले हमने जब भी कोई, जैसे मैं आपसे सवाल पूछा हूँ तो आप माइंड क्या किया? पहले इस डेटा को कंपेयर किया अपने माइंड में। हमने क्या कंपेयर किया कि अच्छा हाँ 4 की वैल्यू या जो ऑपरेटर है वो क्या है। तो अगर ये कंपैरिजन सक्सेसफुल होता है तब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेशन का। तब हम, अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप इसे कंपेयर कर पा रहे थे नहीं, लेकिन जैसे ही कंपैरिजन सक्सेसफुल हुआ, आपने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद आप क्या करेंगे? इस पर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद भी अगर उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है डिसीजन लेना। जैसे कि अगर आप कैलकुलेट कर लिए, आपको आंसर पता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो बता सकते हैं, चाहे तो नहीं बता सकते हैं, तो यही तो कहलाता है डिसीजन। तो कंप्यूटर भी इन्हीं तीनों पार्ट में काम करता है। पहले डेटा लेता है तो पहले कंपैरिजन करता है, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करेगा और डिसीजन लेगा। और कंपैरिजन फेल हो जाता है तो भी आंसर नहीं आएगा, डिसीजन फेल हो, इसका ये कैलकुलेशन फेल हो जाता है तो भी, और डिसीजन फेल हो जाता है तो भी। यानी कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक फेल हो जाएगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ओके। अब डिसीजन या ये प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा डेटा निकलता है उसको हम कहते हैं आउटपुट।
यानी कि जो हमारा रिजल्ट मिला प्रोसेसिंग के बाद, हमारा जो रिजल्ट मिला उसे कहेंगे हम आउटपुट। और जिस डिवाइस की हेल्प से मिलता है हमें आउटपुट, उसे हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमारा मॉनिटर हुआ, उसके अलावा प्रिंटर हुआ, जैसे ही स्पीकर हुआ, ये सभी क्या, इनमें से हमारा कंप्यूटर से डेटा आउट होता है ना, आउट मतलब बाहर आता है, तो ये क्या है, आउटपुट है। और जिस डिवाइस से आता है उसे हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो हम लोग प्रोसेसिंग जो होता है कंप्यूटर के ब्रेन यानी कि प्रोसेसर में होता है। ठीक है, जो भी डेटा प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर के ब्रेन प्रोसेसर में होता है। तो अगर हम इसको देखें कि ये प्रोसेसर जो है वो वर्क कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रोसेसर में, कंप्यूटर के प्रोसेसर के 3 पार्ट होते हैं। ओके, कंप्यूटर के प्रोसेसर के 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि कंपैरिजन, कैलकुलेशन, डिसीजन ले रहा था ना, ऐसे ये 3 काम करने के लिए कंप्यूटर में 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है ये कहाँ होता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर में। तो अब हम ये इनपुट हो गया हमारा इनपुट डिवाइसेस, ये हो गया कंप्यूटर का प्रोसेसर जहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसर। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा सेंट्रलाइज यूनिट जहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस होता है उसे हम कहेंगे CPU। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे देखते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट होते हैं। पहला इसका पार्ट होता है CU जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके, पहला पार्ट कहलाता है CU जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट होता है ALU, ठीक है, जिसको हम कहेंगे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ALU। और जो तीसरा पार्ट होता है उसका ये होता है इसका MU, कहते हैं मेमोरी यूनिट। तो हमने देखा कंप्यूटर के प्रोसेसर के 3 पार्ट हैं। एक है इसका CU जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, दूसरा है इसका ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा है इसका MU मेमोरी यूनिट। तीनों के बारे में समझते हैं। होता क्या है, जब भी कोई इनपुट दिया जाएगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, MU में जाएगा। अब रीज़न क्या है MU में जाने का, जैसे अगर मैं आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछूं और आप बिना क्वेश्चन को मेमोराइज किए क्या उसका आंसर दे सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को मेमोराइज नहीं करेंगे उस पर आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। अगर मैं ऐसे रैंडम कोई नंबर बोल दूं कि 5 + 7 + 8 + 9 + 3 कितना होगा, तो इतना मैं फास्ट बोला हूँ। अब जब इसको मेमोराइज कर पाएंगे, अगर दोबारा सुनेंगे मेमोराइज कर पाएंगे तब तो इसका आंसर दे पाएंगे। अगर मेमोराइज नहीं हुआ तो आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कंप्यूटर में कोई भी डेटा जब प्रोसेस के लिए जाता है तो पहले उसे कंप्यूटर में एक जगह स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जो स्टोर होता है वो होता है आपका मेमोरी यूनिट, जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग से पहले स्टोर होता है। और जब डेटा प्रोसेसिंग से पहले स्टोर होगा तो इसी जो डेटा मेमोरी यूनिट में रहेगा उसी डेटा पे प्रोसेस कंप्लीट होगा, प्रोसेस होगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आने वाला है अभी जिसको हम कहेंगे बस। अब बस क्या होता है, बस को आप कह सकते हैं कि ये कंडक्टिव लाइंस होती हैं जो प्रोसेसर या फिर जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ती हैं। अब इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं बस को समझने के लिए कि मान लीजिए आप कोई भी किसी भी तरह का बोर्ड ले लीजिए, सर्किट बोर्ड, जैसे कि आपका चार्जिंग का बोर्ड हो या फिर कोई भी सर्किट बोर्ड। जब उसके पीछे देखेंगे ना तो आपको ग्रीन कलर की प्लेटिंग मिलेगी। उसमें वायर तो नहीं रहता, क्योंकि जो भी छोटे छोटे बड़े कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए देखेंगे ना तो पीछे लाइन लकीरें दिखेंगी। ठीक है, जैसे कि अगर वहाँ पे 2 अगर IC लगा हुआ है ना, जितने भी IC लगे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए ना देखेंगे ना तो उसी पे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होंगी, ऐसे एक साथ, जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं। ठीक है, अगर ये कहीं गई हैं तो ये लाइंस जो हैं आपको ऐसे उस पर दिखेंगी बोर्ड पे, और इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, बस कहेंगे। जब प्रोसेसर के अंदर देखेंगे तो यानी कि आपके सर्किट, ये कंडक्टिव लाइंस होती हैं जो डेटा को फ्लो कराती हैं, कंट्रोल को, सिग्नल को फ्लो कराती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर इसको ऐसे समझना है तो बस का नॉर्मल लाइफ में बस का क्या यूज़ है, ट्रांसपोर्ट करना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे नॉर्मल बस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, मतलब पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो कंप्यूटर में भी बस क्या करेगा, बस यही काम करेगा कि डेटा को या सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो जो कंडक्टिव लाइंस हैं जो डेटा सिग्नल को फ्लो कराती हैं, लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम कहेंगे बस। तो यहाँ पे बस जो है वो 3 तरह की होती है। 3 तरह की बस के बारे में पढ़ना है। पहला जो आपका है कंट्रोल बस, ऐसा कंडक्टिव लाइन, ऐसा बस जो केवल कंट्रोल सिग्नल ले जाता है।
कंट्रोल सिग्नल ले जाने वाला काम क्या करेगा, कंट्रोल बस करेगा। दूसरा है आपका डेटा बस। डेटा बस में क्या होगा कि इसमें डेटा फ्लो होता है, जो ओरिजिनल डेटा है वो फ्लो होता है डेटा बस में। तीसरा है आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है, ये ऐसा कंडक्टिव लाइन होता है जो मेमोरी में एड्रेस को डिनोट करता है, फिजिकल एड्रेस को, कि मेमोरी में फिजिकल एड्रेस कहाँ पे खाली है, कहाँ पे कौन सा एड्रेस खाली है, कहाँ पे कौन सा एड्रेस फुल है, मतलब मेमोरी में कहाँ पे डेटा रखा गया है, कहाँ पे नहीं रखा गया है। तो एड्रेस बस का काम क्या होता है, मेमोरी में फिजिकल एड्रेस को डिनोट करना, दिखाना। तो ये क्या करेगा, फिजिकल, ये एड्रेस बस का काम होगा। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे कंपोनेंट है ना, इनको जोड़ने के लिए हम बसेस का यूज़ करेंगे। तो पहले समझते हैं प्रोसेसर के जो तीनों पार्ट्स हैं इनके बारे में। जो पहला है CPU, इसको हम कह सकते हैं एक तरह का ये सुपरवाइजर या इंचार्ज, ठीक है। ये जितना भी वर्क होगा सब में ये सुपरवाइजर या इंचार्ज का काम करेगा। सुपरवाइजर या इंचार्ज ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में प्रिंसिपल का क्या काम है, कंपनी में लाइन लीडर या फिर जो मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है। तो सुपरवाइजर ही तो करता है, मतलब बताता है कि हाँ किसको कैसा काम करना चाहिए, किसको कैसा काम नहीं करना चाहिए, वो सबके बारे में डिटेल रखता है और सबको कमांड करता है कि हाँ तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। तो वो सारा का सारा कमांडिंग का काम क्या करेगा, सुपरवाइजर का होगा। तो ये CPU क्या करता है, एक तरह का सुपरवाइजिंग का काम करता है, ठीक है। मतलब जितने भी प्रोसेस होंगे वो इन सबको कंट्रोल करेगा, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो है इसमें दो पार्ट है, एक होता है अर्थमेटिक पार्ट, एक होता है लॉजिकल पार्ट। मतलब जो जोड़ घटाना गुणा भाग करने वाला काम है वो अर्थमेटिक वाला पार्ट होगा, और जो कंपेरिजन का कंपेरेटिव पार्ट होगा, जैसे कौन किससे बड़ा है छोटा है, लॉजिकल पार्ट, तो ये लॉजिक करेगा। MU जो है अभी मैं बताया हूँ कि ये क्या करेगा, मेमोरी को स्टोर करेगा। अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैं मेमोरी को आधा अंदर और आधा बाहर बनाया हूँ, तो ये रीज़न है बनाने का। अभी मैं इसको समझाने वाला हूँ, क्योंकि मेमोरी में भी दो तरह की मेमोरी होती है। एक जो प्रोसेसर के साथ बिल्ड इन आती है, ठीक है, एक प्रोसेसर के साथ बिल्ड इन आती है, एक जो हम अलग से लगाते हैं। जब आप लोग जब अभी इसके बारे में इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा रैम रोम के बारे में। तो रैम के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जब पढ़ेंगे रैम में भी दो तरह के रैम होते हैं, एक होता है SRAM, एक होता है DRAM, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम जो है वो प्रोसेसर के साथ बिल्ड इन आता है, ओके, और जो डायनेमिक रैम होता है वो अलग से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं इसको आधा अंदर बनाया हूँ, आधा बाहर बनाया हूँ, कि आधा जो है एक्सटर्नल रैम होता है, आधा इंटरनल रैम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई डेटा दिया जाएगा, मान लीजिए आप कोई किसी डेटा पे प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई डेटा जब कंप्यूटर को देंगे तो कहाँ जाएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले जाएगा वो कहाँ गया, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी में वो स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी से वो कहाँ जाएगा प्रोसेस के लिए, ALU में। ALU क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और वापस दे देगा मेमोरी को। अब मेमोरी से वो क्या करेगा, आउटपुट रिसीव करेगा, मेमोरी से डेटा का क्या करेगा, आउटपुट रिसीव करेगा, ठीक है, और आउटपुट डेटा को शो कराएगा। उसके बाद यूजर चाहे तो इसे स्टोर कर सकता है, कहाँ पे, ऑक्सिलरी स्टोरेज में, जिसको हम परमानेंट कहते हैं स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज में। यानी कि जैसे हार्ड डिस्क या CD ड्राइव जो भी है वहाँ पे परमानेंट स्टोर कर सकता है यूजर चाहे तो इस डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि CPU का क्या काम है, तो एक बार फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं और फिर से समझते हैं CPU का काम क्या है। तो यहाँ पे जो तीन तरह की बस थी ना, ये जो डेटा को फ्लो करा रही है ना, इस बस का नाम क्या है पता है, इस बस का नाम है डेटा बस, ठीक है, इस बस का नाम है डेटा बस। अब जो CPU जो है कंडक्टिव लाइन से जुड़ा रहेगा, इस बस को हम क्या कहेंगे, डॉटेड लाइन से दिखाइएगा, ये हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन से। ये जो है पहले इनपुट से जुड़ा है, तो इसे पता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और इनपुट टाइप क्या होने वाला है। अगर ये LU से जुड़ा है तो LU को बता सकता है कि किस तरह का इनपुट आएगा और तुम्हें किस तरह का प्रोसेस करना है, अर्थमेटिक प्रोसेस करना है या लॉजिकल प्रोसेस करना है। और अगर ये जुड़ा है MU से, तो इसे पता है कि MU में मेमोरी में कहाँ कहाँ स्पेस है, डेटा आएगा तो कहाँ रखना है और जब डेटा जाएगा तो कहाँ रखना है। जो इनपुट किया गया डेटा है, रॉ डेटा है, उसे कहाँ रखना है, जो प्रोसेस डेटा है उसे मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है, ठीक है। और ये आउटपुट से जुड़ा रहेगा ताकि आउटपुट को कमांड कर सके कि मेमोरी में से डेटा कहाँ से रिसीव करना है। तो जो डॉटेड सिग्नल है ना, डॉटेड बस, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग कंट्रोल बस, ठीक है। और जो एड्रेस बस है वो मेमोरी के अंदर ही होता है, जो बताता है कि कंट्रोल यूनिट को कि मेमोरी में कहाँ कहाँ जो फिजिकल एड्रेस है वो खाली है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए आप कोई इनपुट दिए,
तो इनपुट जाएगा मेमोरी में तो कहाँ जाएगा, कैसे पता? तो ये क्या करेगा, जब सीयू इनपुट से जुड़ा है तो सीयू को पता है कि इनपुट डिवाइस किस इनपुट डिवाइस से इनपुट आ रहा है, वो क्या करेगा, मेमोरी इस इनपुट डिवाइस को कमांड करेगा कि मेमोरी में यहाँ पे जगह खाली है ना, यहाँ पे डेटा को रख दो। तो अब क्या करेगा, इनपुट क्या किया, डेटा को वहाँ पे रख दिया जहाँ मेमोरी में जगह खाली है, क्योंकि मेमोरी से जुड़ा है तो पता है ना कि मेमोरी में डेटा कहाँ पे, स्पेस कहाँ पे है, तो वहाँ पे डेटा को रख दिया जाएगा। अब ये ALU को कमांड करेगा कि ALU को कहेगा कि मेमोरी में इस जगह पे ना इस तरह का डेटा है, अर्थमेटिक पार्ट है या लॉजिकल पार्ट है, क्योंकि इसे तो पता नहीं है ना कि डेटा जो दिया जा रहा है वो अर्थमेटिक है या लॉजिकल है, नहीं पता। तो ये कंट्रोल यूनिट बताएगा, क्योंकि ये इसे पता है कि इनपुट का टाइप क्या है। तो ये क्या करेगा, ALU को बताएगा कि अच्छा इस तरह का इनपुट का टाइप है, अर्थमेटिकल है, जैसे कि 2+2 है तो कहेगा अर्थमेटिकल डेटा का टाइप जो है मेमोरी में रखा गया, लॉजिकल है तो बताएगा कि इस प्लेस पे लॉजिकल पार्ट रखा गया, तुम प्रोसेस कर दो। तो इसके सुपरवाइजिंग में, इसके कंट्रोलिंग में ALU क्या करेगा, MU पे से डेटा रिसीव करेगा और उसे प्रोसेस करेगा, और फिर इसी के कंट्रोल में वो क्या करेगा, डेटा को मेमोरी में एक प्लेस पे रख देगा। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, आउटपुट को कमांड करेगा कि अच्छा आउटपुट यहाँ से देखो ना, डेटा मेमोरी में यहाँ पे प्रोसेस किया हुआ डेटा है, इसे शो करा दो। आउटपुट क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा मेमोरी के उस प्लेस से और फिर शो करा देगा। इसके बाद अब यूज़र चाहे तो उस डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकता है। तो ये आपके प्रोसेसिंग का पूरा पार्ट है, इसको चाहे तो आप रिवाइज कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, और जो भी आपको क्वेश्चनिंग है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।